विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज हमने प्रधानमंत्री करना है। प्रधानमंत्री को संवैधानिक अनुच्छेदों के अनुसार करने से पहले मैं बता देता हूं पहले की लिस्ट क्या है प्रधानमंत्री की, कितने लोग प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्रियों के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो 99.99% लोग जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री क्या थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, चाचा नेहरू। ठीक है, 15/8/1947 से लेकर और 27/5/1964 तक प्रधानमंत्री रहे। टोटल टाइम पीरियड निकालिए इनका, कितना कितना समय रहे ये प्रधानमंत्री। 47 से लेकर 64 तक। अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो पहले इंटरिम बने ये अंतरिम प्रधानमंत्री, फिर 52 में इलेक्शन हुए, फिर प्रधानमंत्री बने, फिर अगले वाले बार फिर प्रधानमंत्री बने, है ना। यानी 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां से क्वेश्चन बना एक बार कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किस लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ते थे। अधिकतर लोग सोचते थे कि इलाहाबाद से लड़ते थे। इलाहाबाद नहीं होता उसका आंसर, इलाहाबाद को आज प्रयागराज बोलते हैं। फूलपुर सीट से लड़ते थे। कहां से लड़ते थे? इलाहाबाद के ही पास पड़ता है, बट उस लोकसभा सीट का नाम क्या है? फूलपुर। तो जो फूलपुर सीट थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, वहां से इलेक्शन लड़ते थे। तो आपने फूलपुर याद रखना है। क्या याद रखना है? अच्छा, जैसे ही पूछा जाता है दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो दिमाग पे जोर डालिए, कौन थे भाई? हाँ, तो गुलजारी लाल नंदा थे भाई। क्या थे? तो दूसरे नंबर पे आपने बोलना है गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। क्या थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। मैंने राष्ट्रपति तो नहीं बोला, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद बनते हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन बनते हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा। यानी गुलजारी लाल नंदा ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद क्या किया? कार्य संभाला, प्रधानमंत्री का पद संभाला। इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर बनती है श्रीमती इंदिरा गांधी, ये पता है। फिर बनते हैं मोरारजी देसाई। बड़ा विरोध होता है इंदिरा जी का, है ना। इंदिरा जी के बाद कौन बनते हैं? इंदिरा जी रहती है 66 से लेकर 77 तक, यानी 10 सालों तक क्या रहती है? प्रधानमंत्री रहती हैं। फिर वो इमरजेंसी के चक्कर में बड़ा विरोध होता है, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। तो मैंने कहा मोरारजी देसाई आते हैं। फिर कौन आते हैं? चौधरी चरण सिंह जी। कुछ सुना है इनके बारे में? चौधरी चरण सिंह जी के बारे में आजकल भारत रत्न देने की, है ना, मोदी सरकार ने कहा है कि भारत रत्न मिलेगा चौधरी चरण सिंह जी को। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी। उसके बाद कौन बनते हैं भाई? श्रीमती इंदिरा गांधी आती हैं। फिर कौन आती हैं? इंदिरा गांधी आती हैं। चौधरी चरण सिंह जी खाली 170 दिन रहे। कितने? 170 डेज। उसके बाद मैंने कहा इंदिरा गांधी जी आ गई। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती 84 में, 31/10/1984। ये डेट याद करनी पड़ेगी आपको। इस दिन हत्या होती है किसकी? इंदिरा गांधी की, 31/10/1984। फिर राजीव गांधी आते हैं। राजीव गांधी जी के बाद कौन आते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये इसलिए याद किए जाते हैं क्योंकि इन्होंने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को क्या किया? लागू करवाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में मंडल कमीशन की जब रिकमेंडेशन हुई तो कई लड़कों ने क्या किया? विरोध किया। कईयों ने अपने पे आग लगाई। फ्रस्ट्रेटेड जो बेरोजगार थे, फ्रस्ट्रेशन हो गया था, है ना, इसलिए जाना जाता है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को। फिर चंद्रशेखर जी आए भाई, ये 223 दिन रहे। कितने? चंद्रशेखर जी के बाद फिर पीवी नरसिम्हा राव आए। कौन आए? इन्होंने अपना अच्छा कार्यकाल किया, चुप रहे, ज्यादा नहीं बोला किसी से, लेकिन कार्यकाल पूरा किया इन्होंने। 91 से लेकर 96 तक रहे। ठीक है, मौन रहे, लेकिन ये है कि काम किया। पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन के लिए आए खाली। कितने? वो एक मत से सरकार क्या हो गई? गिर गई। चलो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद फिर आए एचडी देवगौड़ा। कौन आए? एचडी देवगौड़ा। ये साउथ इंडियन थे, हमारे कर्नाटक से आए थे, है ना। फिर आए इंद्र कुमार गुजराल जी। कौन आए? इंद्र कुमार गुजराल जी। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, है ना। कब से? 98 से लेके 99। फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी जी 99 से लेकर 2004 तक। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी 10 साल कार्यकाल किया, 2 कार्यकाल किए इन्होंने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 2004 से 2014 तक।
यानी इसको बोलते थे क्या, यूपीए 1 और यूपीए 2, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 1, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस 2। और जो अटल बिहारी वाजपेयी का गठबंधन जो था उसको बोलते थे एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। समझ में आ गया? ठीक। उसके बाद आए नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 2014 से अब तक हैं। अभी फिर इलेक्शन है, देखना है क्या होता है। तो ऐसा पूछ सकता है कि व्यक्ति क्रम में कौन से नंबर पे हैं जो मोदी जी हैं, वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें नंबर के। अभी तक 15 व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बने हैं। कितने? 15 व्यक्ति बने हैं। इतना समझ में आ गया? आपने क्या करना है, क्रम याद रखना है। कई बार क्या हुआ कि क्रम पूछा और बच्चे गुलजारी लाल नंदा जी को भूल गए। क्या भूल गए? अच्छा, और अगर हम कार्यवाहक को हटा देते हैं तो जेल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, ऐसे पढ़ना पड़ता है। और अगर आपने कार्यवाहक प्रधानमंत्रियों के साथ पढ़ना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा पंडित जेल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी, ये पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? शास्त्री जी की मृत्यु भी याद करनी पड़ेगी आपको। 10 तारीख को या 11 तारीख को, 11 जनवरी 1966, 1966, 10/11 की रात को मृत्यु हो गई थी। किसकी? शास्त्री जी। पिक्चर देखी होगी आपने, शास्त्री जी मरे या मारे गए, है ना, देख लेना। तो मैंने कहा 15वें नंबर के हैं कौन? दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मोदी जी। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? भारत के 3 प्रधानमंत्री हैं, उनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हुई। वो कौन कौन है? एक तो जेल नेहरू हैं, आपको पता है, भारत चीन युद्ध हुआ, बड़ा शौक लगा उन्हें, उसके बाद 64 में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ, है ना, और उसके बाद क्या हो गया? रात को ही उनकी मृत्यु हो गई भोजन करने के बाद। और तीसरी है श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्हें इनके अंगरक्षकों ने क्या कर दिया? गोली, है ना, सुबह के समय में क्या कर दिया? गोली मार दी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। 3 प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई, वो कौन कौन है? आंसर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी। इतना समझ में आ गया? राजीव गांधी जी की मृत्यु जो हुई वो चुनाव के दौरान हुई। चुनाव प्रचार चल रहा था, कैंपेन में गए हुए थे वो, है ना, और उनकी मृत्यु क्या हुई? चुनाव के दौरान हुई। अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा बने। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भी वही बने और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी वही बने। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ? वो 1951 में हुआ। किसके समय में हुआ? पंडित जेल नेहरू के समय में हुआ। उसमें क्या किया गया? तो उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। तो 9वीं अनुसूची किसके समय जोड़ी गई? तो आंसर पंडित जेल नेहरू के समय में 1951 में जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई? कि 9वीं अनुसूची में यह बोला गया कि अगर संसद कोई कानून बनाकर उसको 9वीं अनुसूची में रखती है तो वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा, नॉन जस्टिसेबल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? मतलब उस पर आप क्या नहीं कर सकते? न्यायालय में वाद नहीं कर सकते, है ना। और ऐसा क्यों करना पड़ा? जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी का उन्मूलन करना था। जमींदारों के पास संपत्ति का अधिकार था, मूल अधिकार, उसको ढाल बनाकर वो क्या कर सकते थे? न्यायालय में जाकर सरकार द्वारा बनाए गए एक्ट का क्या कर सकते थे? मतलब सरकार तो चाह रही थी जमींदारी उन्मूलन हो, उनकी जागीरें लेकर किसानों में बांटी जाए। अब किसानों में बांट दी जमीन, है ना, सीलिंग हो गए, सीलिंग कानून लग गए, माना जमीन बांट दी, लेकिन उनके पास संपत्ति का अधिकार था। भाई कोर्ट में जाते तो कोर्ट तो यही कहता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो संपत्ति का अधिकार, उनकी जमीन फिर उनके पास वापस चली जाती। तो इसलिए 9वीं अनुसूची बनानी पड़ी। इतना समझ में आ गया? भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ? इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह ने श्री राजीव गांधी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया। अतः कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना, तब राष्ट्रपति द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मतलब कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं थे राजीव गांधी, क्या थे? संसदीय दल ने, कांग्रेस संसदीय दल ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुना था, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
निवर्तमान प्रधानमंत्री की मृत्यु के पश्चात सत्ताधारी दल यदि अपना नया नेता चुन लेता है तब राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु बाध्य होता है। क्या होता है भाई? प्रधानमंत्री माना किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, क्या हो गई? इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई और कांग्रेस की सरकार चल रही थी। तो अब क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कोई भी किसी को मतलब जल्दी से सब क्या बनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन वहां पर यह हुआ कि क्योंकि इंदिरा जी के बेटे हैं इसलिए सबने सर्वसम्मति से बोला कि राजीव गांधी हमारे क्या हैं? नेता हैं, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने। 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़कर वो एक सदन के क्या बन गए? सदस्य बन गए, खत्म। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर ताशकंद में हुई थी। कहां हुई थी? ताशकंद में हुई थी। एटलस उठाइए, ताशकंद देखिए कहां पर पड़ता है। ताशकंद समझौता हुआ था। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ जी, हाँ, उज्बेकिस्तान में पड़ता है ताशकंद। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि रूस के मध्यस्थता में ये समझौता हो रहा था, ताशकंद समझौता, पाकिस्तान का कौन था? शास्त्री जी इधर से, भारत से शास्त्री जी साइन कर रहे थे, उधर से कौन था? और ऐसा क्या हुआ था? अयूब खान, है ना। लास्ट में समझौते के बाद मुकर गया वो आदमी, कौन? अयूब खान। उसने कहा कि ये कश्मीर पर लागू नहीं होता। उनके जो स्वतंत्रता संग्राम बोल रहा था उनको, किनको? जो कश्मीर के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। शास्त्री जी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन शास्त्री जी की रात को ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रूस ने बड़ा दबाव डाला था ताशकंद समझौते के लिए। चलो, चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना ही नहीं किया। चौधरी चरण सिंह, यहां से क्वेश्चन बना है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया? आंसर चौधरी चरण सिंह जी थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह जी थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मैंने आपको बताया भी था, मोरारजी देसाई तो सारे देश को सड़कों पर ले आए थे। कहां ले आए थे? तब बने थे चौधरी चरण सिंह जी। कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई पहले व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया। फिर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी बने। कौन बने? और सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई बने। सबसे ज्यादा उम्र के कौन बने? मोरारजी देसाई बने। चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व अपना त्यागपत्र दे दिया। ये भी क्वेश्चन बना कि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व ही त्यागपत्र देने वाले 2 प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर चौधरी चरण सिंह और दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी। विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागपत्र दिया। कौन कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह और एच.डी. देवगौड़ा। इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए। और विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही जो 2 प्रधानमंत्री जिन्होंने त्यागपत्र दिया वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह। समझ में आ गया? पहले चौधरी चरण सिंह है, फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 या 2 से अधिक बार इस पद को ग्रहण किया है। 2 या 2 से अधिक बार पद को ग्रहण करने वाले कौन? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब इनका कार्यकाल देख लेना भाई। जेल नेहरू का जैसे मैंने आपको बताया कितने साल? लगभग, क्योंकि इंटरिम प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री भी रहे, तो लगभग 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। कौन? जेल नेहरू। ठीक है। मोदी जी अभी कितने? 10 साल हुए हैं। मनमोहन सिंह 10 साल। मनमोहन सिंह जी भी। अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा हिसाब निकालना कितने साल रहे वो टोटल। ठीक है। अभी फिलहाल आगे, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना। शुरू में इनके पास भी ज्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि पूरे विश्व में क्या हुआ? ख्याति हुई इनकी। एक तो हुआ क्या? बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवा दिया। क्या कर दिया? ईस्टर्न पाकिस्तान। मुजीबुर रहमान, नाम सुनना, नाम पढ़ना है अभी हमने मुजीबुर रहमान के बारे में। कहा? बांग्लादेश में, है ना। दूसरा
दूसरा क्या किया इन्होंने इंदिरा गांधी जी के समय में? परमाणु शस्त्र संपन्न देश हो गए भाई हम। क्या किया? परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, और नाम क्या रखा? स्माइलिंग बुद्धा, हंसते हुए बुद्ध। क्या रखा? हाँ, स्माइलिंग बुद्ध। यानी बताया गया कि इस देश में बुद्ध भी है, और अगर कोई छेड़ेगा तो फिर युद्ध भी है। दोनों ऑप्शन खुले रखे। ठीक है, तो परमाणु परीक्षण किसके समय हुआ? पहला श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो परमाणु परीक्षण किए गए हमारे बाद वाले, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, और उसका नाम क्या रखा गया? शक्ति। क्या नाम रखा गया? ठीक है। अच्छा जी, अमृत कौर किसी एक विभाग का कार्यभार सबसे लंबी अवधि तक देखने वाली केंद्रीय मंत्री थी। कौन? राजकुमारी अमृता कौर, अमृत कौर। सबसे लंबे समय तक एक विभाग का कार्यभार देखने वाली केंद्रीय मंत्री कौन रही? अमृत कौर। ठीक है, वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री भी थी। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली महिला मंत्री कौन थी? आंसर अमृत कौर। ये याद करना है आपने। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वही, इस देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं होंगे। कश्मीर का जो मुद्दा, जो उस जमाने में ये सोच थी उनकी कि भैया ये गलत है, कश्मीर को क्या अलग स्टेटस देना क्या है? गलत है। तब सोचो ना आप कब के हो गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तब उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते 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 अब जाके 370 क्या हुआ, है ना? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ये बता दिया मैंने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब दो बराबर कद के लोग होते हैं तो क्या कई बार तो बाद वाला जो व्यक्ति होता है वो ज्यादा कद होता है उसका। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इनका कोई आर्टिकल नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन में, असंवैधानिक पद है ये, लेकिन बराबरी का दर्जा देने के लिए क्या किया जाता है? उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आपने राज्यों में भी देखे होंगे उप मुख्यमंत्री, कोई रोल नहीं होता उनका, लेकिन ये दिखाने के लिए कि भाई ठीक है भाई, कई बार तो दो क्या होते हैं, दो उप मुख्यमंत्री होते हैं। कभी कभी क्या हुआ, ऐसे उप प्रधानमंत्री भी रहे। तो मैं बता दूं उप प्रधानमंत्री कौन कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, मोरारजी देसाई रहे। पटेल जो रहे वो जवाहरलाल नेहरू के समय रहे, मोरारजी देसाई जो रहे उप प्रधानमंत्री वो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में रहे। जगजीवन राम कनिष्ठ, चौधरी चरण सिंह वरिष्ठ, ये दो उप प्रधानमंत्री रहे किसके समय में? मोरारजी देसाई के समय में। कौन कौन? जगजीवन राम कनिष्ठ थे, कनिष्ठ मतलब छोटा, छोटे उप प्रधानमंत्री। और बड़े उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ये किसके समय में रहे? मोरारजी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि दो उप प्रधानमंत्री किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहे? तो मोरारजी देसाई के समय में। इतना समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। कौन है जगजीवन राम? मैंने आपको बताया था लोकसभा अध्यक्ष किनकी बेटी हैं? मीरा कुमार किनकी बेटी थी? लोकसभा अध्यक्षा रही है ना मीरा कुमार, उनके पापा कौन थे? हाँ। उसके बाद वाई चौहान रहे भाई उप प्रधानमंत्री। कौन रहे? वाई चौहान उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी के समय में। चौधरी देवीलाल विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में रहे। चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर के समय में रहे। जगजीवन राम जी की बेटी जो थी वो कौन थी? मीरा कुमार, लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्षों की लिस्ट में जाइए, उसमें देखिए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भारत में? भारत में पहली महिला लोकसभा अध्यक्षा कौन रही है? हाँ, मीरा कुमार। यानी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो रही है मीरा कुमार, उनके पापा थे जगजीवन राम, और जगजीवन राम कनिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई के समय में। वरिष्ठ उप प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इतना समझ में आ गया? अब जब चौधरी चरण सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री, तब कौन रहते हैं? वाई चौहान रहते हैं। जब फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह बनते हैं तब कौन रहते हैं? चौधरी देवीलाल, है ना, किसान। फिर चंद्रशेखर जब रहते हैं फिर चौधरी देवीलाल। यानी चौधरी देवीलाल
2 बार क्या रहते हैं, उप प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, किसके समय में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। तो समझ में आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, भारत का प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है तथा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो पता ही है आपको। आर्टिकल 75(1) है ना, क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, कहा गया है ना, ठीक। लेकिन उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उल्टा पूछता है वो, देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, आंसर मोरारजी देसाई, है ना। जनसंघ, जो बीजेपी है ना, उसका पुराना नाम जनसंघ था, जनसंघ से ही निकली है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। चलो जी, वैसे 1857 के रिवोल्ट में भी सुना होगा आपने, कमल लेकर गांव गांव घूमते थे, वो बीजेपी नहीं थी, है। कमल और रोटी लेके जाते थे जो, वो बीजेपी नहीं थी। आप कहीं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से मत जोड़ना 1857 के रिवोल्ट को, ठीक है जी। तो पीवी नरसिम्हा राव, अच्छा पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले प्रथम नेता थे। वैसे भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की सीट में बैठना है तो उत्तर प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। कहां से होकर, मोदी जी को भी गुजरात छोड़ के वाराणसी आना पड़ा, आना पड़ा वाराणसी, तब प्रधानमंत्री बनते हैं कि। लेकिन जो पीवी नरसिम्हा राव हैं दक्षिण भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने वाले प्रथम नेता हैं, ठीक। अच्छा जी, एक चीज और बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने त्यागपत्र दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, ठीक। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था, आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। किसके विरुद्ध, यानी अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया, आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध ही ले आए थे अविश्वास प्रस्ताव, पास नहीं हो सका वो। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले व्यक्ति कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन रहे। कितने, 13 दिन। देश में अब तक 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। जैसे मोरारजी देसाई, ये मुख्यमंत्री थे बंबई में, कहा, चौधरी चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कहां के, एच.डी. देवगौड़ा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये पता है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। राष्ट्रपति में भी पूछा था मैंने आपको कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे, कौन थे, क्या बताया था। अब देखो, याद करना है आपने, मैंने बता चुका हूं। नीलम संजीव रेड्डी, चेक कीजिए, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे राष्ट्रपति जो पहले 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में 1947 से 1977 तक प्रधानमंत्री सचिवालय के रूप में स्थापित कार्यालय को, पहले क्या होता था, जैसे आप, अगर मैंने बताया नहीं आपको, अगर आप सीजीएल निकालते हो, कॉमन ग्रेजुएट लेवल जो पेपर होता है एसएससी का, एग्जामिनिंग बॉडी जो एसएससी है, तो आप सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाते हो, केंद्रीय सचिवालय। दिल्ली जब आप जाओगे मेट्रो से तो एक जगह पे बोलेगा वो केंद्रीय सचिवालय। तो लोकसभा का अपना सचिवालय होता है, राज्यसभा का अपना सचिवालय होता है। पहले बोलते थे प्रधानमंत्री सचिवालय, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया 1977 में, पीएमओ। इसको बोला गया प्रधानमंत्री कार्यालय। क्या बोला गया, प्रधानमंत्री कार्यालय। बड़ा, जब क्या होता है कि प्रधानमंत्री दमदार होता है ना, तो उस समय पीएमओ बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मतलब पावरफुल होता है। बहुत ज्यादा ताकतें आ जाती है किसके पास, पीएमओ के पास। जबकि वास्तविक ताकत कहाँ होनी चाहिए, सचिवालय में होनी चाहिए, लेकिन पीएमओ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब प्रधानमंत्री क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, है ना। तो क्यों होते हैं ऐसे, पीएमओ में फिर बहुत ज्यादा काम होता है। जब प्रधानमंत्री नहीं उठ रहे हैं, वो बैठे हैं अगर रात 10 बजे तक, तो और कर्मचारी कैसे उठेंगे, क्योंकि बॉस बैठे हैं, है ना।
जैसे यहाँ भी होता है इंस्टीट्यूट में, मैं बैठा हूं तब तक आप जा नहीं सकते, मैं निकला और क्या भीड़ तितर बितर। भारतीयों के हारने का एक कारण यह भी था, जब तक राजा हाथी पर बैठा है तब तक लड़ रहे हैं, तब तक क्या कर रहे हैं, राजा हाथी से गिरा, क्या हुआ, राजा हाथी से गिरा 1556, 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध। हेमू जब तक हाथी पर बैठा था लड़ रहे थे, अच्छा लड़ रहे थे और जीत भी रहे थे, लेकिन तब तक बैरम खान ने एक चाल चली, उसकी आंख पे तीर लगवाया, वो मूर्छित होकर नीचे गिरा, सेना क्या हो गई, तितर बितर हो गई, इतिहास बदल गया। भाई ऐसा नहीं करना है, ऐसा सैनिक नहीं बनना है आपने। कब तक बैठेगा भाई हेमू, है ना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय समझ में आ गया। वर्तमान में इसके जो प्रधान सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के, वो कौन है भाई, मिश्रा जी हैं, प्रमोद कुमार मिश्रा। सीनियर आईएएस जो होते हैं, आईएएस निकालने का मजा ही तभी 21 साल 22 साल में है। अच्छे काम करो, पीएमओ में जाओगे, प्रधानमंत्री के साथ में बैठोगे, कहां बैठोगे, मतलब प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पहले ईमानदारी नंबर 1, नंबर 2 टाइम नहीं देखना है फिर कि जी मेरा टाइम हो गया, 10 से 5 की नौकरी होगी, फिर टाइम नहीं देखा जाता। फिर साथ में अध्ययन भी करना पड़ता है इन लोगों को, सबके फोन भी अटेंड करने हैं, सब सुनना है, दिमाग लगाना है ना। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रधान सचिव हैं वो कौन है भाई, प्रमोद कुमार मिश्रा जी। इनको अपना क्या बताना है, आपने आइडियल बताना है। आपसे इंटरव्यू में अगर पूछते हैं आपके आइडियल कौन है, आपने बोलना है प्रमोद कुमार मिश्रा जी। ठीक है, माता पिता आइडियल हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यही आंसर देते हैं, आपके आइडियल कौन है, मेरे मम्मी और पापा है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस फील्ड में जो मुझे आने का मतलब जो प्रेरणा मिली है वो कहां से मिली है, प्रमोद कुमार मिश्रा जी से। कहां से मिली है। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, राजीव गौबा है। कौन है, राजीव गौबा। इतना समझ में आ गया। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो प्रधानमंत्री जी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। कहीं आपने खाली इतना याद करके खुश हो गया कि जी हमने 75-1 पढ़ लिया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता, राष्ट्रपति करता, तो इतने से काम नहीं चलने वाला। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए ये कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में क्या किए गए, क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर हो गया, ठीक है। प्रधानमंत्री बता रहा हूं मैं, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ये आपको पता है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, आपको पता है। बिना मंत्री परिषद की सलाह के राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उस स्थिति को छोड़कर जब वो अपनी वैवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, शासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है, वह मंत्री परिषद का निर्माण और उसका संचालन करता है। लॉर्ड मार्ले ने कहा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, ये कथन किसका है, तो लॉर्ड मार्ले पहले याद कर लीजिए और फिर कथन याद कीजिए कि प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला, प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला किसने कहा है, आंसर लॉर्ड मार्ले ने कहा है। वही मिंटो मार्ले, सुधार वाला मार्ले, वही जिसने कहा था हम सांप के दांत बो रहे हैं, इसकी फसल क्या होगी, जहरीली होगी। 1909 के मिंटो मार्ले सुधार, नाम तो सुधार है बट एक्ट है वो अपने आप में, क्या है, सुधार के नाम से क्या कर दिया, पाकिस्तान के बीज बो दिए उन्होंने। क्या बो दिए, बीज बो दिए, क्योंकि 1909 के एक्ट में ही सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई और जो भारतीय एकता थी उसको तोड़ने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। तो समझ में आया। अच्छा जी, मार्ले ने कहा है कि मंत्री परिषद की नींव का पत्थर, मंत्री परिषद की नींव का पत्थर क्या होती है, नींव, बुनियाद, बुनियाद का पत्थर, क्या, बुनियाद का पत्थर। तो प्रधानमंत्री को कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला किसने कहा, मार्ले ने। मेहराब क्या होता है पता है, जब आप मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ रहे होते हैं तो जितने भी आपने मुगल में वो देखे होंगे तो आपने मेहराब देखे होंगे, दरवाजे इस तरह के होते हैं, किस तरह के, इस तरह के होते हैं ना बने हुए। आपके ऋषिकेश में भी कई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, त्रिवेणी घाट वाली साइड में जाइए तो आपको कुछ पुरानी बिल्डिंग्स दिखेंगे, उसमें मेहराब मतलब मुगल कालीन जो वास्तुकला है उसका प्रभाव दिखता है। किसका दिखता है, हाँ, जो पुराने आपके क्या हैं, धर्मशालाएं हैं। तो कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला किसने कहा, मार्ले ने कहा। मंत्री परिषद की नींव का पत्थर किसने कहा, आंसर मार्ले ने कहा। किसने कहा, मार्ले ने। ठीक है, बुनियाद का पत्थर, क्या,
एक बार सांसद थे, एक संसद में बोल रहे थे कि जल जले तो इमारतों को गिरा देते हैं, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूं, मुझे किस बात का गम है। मतलब बहुत पुराने वृद्ध सांसद थे, कई बार जीत के आ चुके थे। उन्होंने कहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूं। जब से संसद मतलब काफी समय से चल रही है तब से मैं क्या हूं, सांसद हूं। जल जले मतलब तूफान, जल जले तो इमारतों को गिरा देते हैं, मैं तो बुनियाद का पत्थर हूं, मुझे किस बात का गम है। कोट करना सीखिए, निबंध में काम आएगा आपके। ये क्या होता है, ये बिल्कुल स्टार लगा देता है आपके किस पे, निबंध पर। समझ में आया? अच्छा जी, जिस समय प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, उसी समय मंत्री परिषद का अस्तित्व भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, मृत्यु के साथ ही पूरी मंत्री परिषद क्या हो गई, समाप्त हो गई। अब फिर राजीव गांधी बने, क्या बने, अब राजीव गांधी को अपना नेता चुना इन लोगों ने, तो उन्होंने ज्यादा फेरबदल नहीं किया किसमें, मंत्री परिषद में। एक आध आदमी अपने लगाए होंगे, वैसे उनको पॉलिटिकल ज्यादा वो नहीं था, क्या समझ नहीं थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि जब आप आते हो तो धीरे धीरे आप सब समझ जाते हो। साथ में आपके अगर सहयोगी बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छा सीख जाते हो। तो इस देश में कंप्यूटर लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, और वो शुक्र है कि वो कंप्यूटर ले आए, नहीं तो बेरोजगारी का जो आंकड़ा होता वो पता नहीं कहाँ होता, है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर बहुत अच्छे इस देश ने दिए हैं। पूरे विश्व में क्या होती है, प्रशंसा होती है इस देश की कि भाई यहाँ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, है ना। अमेरिका जाओगे आप तो बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है भारत के हैं, ठीक, बेंगलुरु, है ना। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति मैंने बता दिया कि 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति विवेकीय नहीं है, अपने विवेक से नहीं करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसी को करेगा जो सबसे बड़े दल का नेता होगा। वह स्वविवेक से किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जिसके पास बहुमत है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री पद के लिए क्या करेगा, नियुक्त करेगा। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को संसद के किसी सदन, या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन, बोला मैंने यहां पर क्या बोला, या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। यद्यपि भारत में प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है, आमतौर पर लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो, वो राज्यसभा का भी हो सकता है। मैंने आपको बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह से क्वेश्चन बना था उस टाइम पर, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पहली बार बने थे। पूछा गया कि भाई कहाँ, तो राज्यसभा के मेंबर थे, मेंबर ऑफ राज्यसभा। सीट पूछी उन्होंने तो असोम सीट से थे वो। कहां से, असोम सीट से थे, असोम की किसी सीट से राज्यसभा के क्या थे, मेंबर थे। इतना समझ में आ गया। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, क्या बनी थी, 1966 में बनी थी, तब भी ये राज्यसभा की मेंबर थी इंदिरा गांधी। और इनके पास भी मैंने कहा राजनीतिक ज्यादा क्या नहीं था, सिर्फ ये था कि नेहरू जी की, मतलब नेहरू जी उनको जेल में भी जब रहते थे तो भी चिट्ठी पत्री के माध्यम से क्या अवगत कराते रहते थे, क्या करते थे, शिक्षाएं देते रहते थे। तो थोड़ा बहुत भीड़ देखी थी उन्होंने, लेकिन एक पॉलिटिक्स क्या होती है वो उन्होंने अंदर आकर सिद्ध किया कि मैं क्या हूं, अच्छी पॉलिटिशियन क्या हूं। लेकिन लास्ट में मैंने कहा एक गलत काम हो गया, क्या, इमरजेंसी, ठीक है। तो 1966 में वही प्रधानमंत्री जब बनी, राज्यसभा की सदस्य थी। 1996 में जब एच.डी. देवगौड़ा बने, कौन, 2000 तथा 2004 और 2009 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, ये सब राज्यसभा के मेंबर थे, क्या थे। तो ऐसे कितने प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा के थे, आंसर एक इंदिरा गांधी हो गई, एक आपकी कौन हो गई, एच.डी. देवगौड़ा हो गए कर्नाटक, है ना। एक आपके कौन हो गए, मनमोहन सिंह, ये दोनों बार राज्यसभा के ही रहे, लोकसभा का नहीं लड़ा इन्होंने, ठीक है। किंतु यह ज्यादा लोकतांत्रिक है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो। लोकतांत्रिक तब माना जाता है कि जब व्यक्ति क्या होता है, चुन के जाता है, और क्या होता है, लोकसभा मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने
और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद सारे जो बहुमत प्राप्त दल के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उसे अपना नेता चुने। इतना समझ में आ गया। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, आपकी एलपीजी उन्हीं की देन है। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उन्हीं की सोच है इस देश में जो आप ये प्रगति देख रहे हो। लेकिन क्या है कि उन पर एक मूवी बनेगी एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर। कारण यह है कि पपेट्री माना गया उनको ये माना गया कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर वो लोकसभा से जीत के आते तो मेरे ख्याल से ज्यादा सम्मान पाते। क्या ठीक है? ऐसे मुख्यमंत्रियों में भी होता है, बैकडोर एंट्री जो होती है मुख्यमंत्रियों की वो विधान परिषद से होती है। कहां से होती है? तो किंतु यह ज्यादा लोकतांत्रिक है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो, कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है। भाई मैंने कहा आपको भी बना सकते हैं प्रधानमंत्री। इनको आप तैयारी कर रहे हो, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, 6 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और सारे लोग सहमत हो कि भाई ये हमारे बहुमत प्राप्त दल के क्या है? नेता है। क्या है? नेता है। पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है? कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, किंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना आवश्यक है। क्या है? सदस्य हो जाना आवश्यक है। यदि वह इस अवधि के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है, किसी सदन का बोला मैंने, या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक से कार्य करने का अवसर मिल सकता है। कभी कभी राष्ट्रपति अपने विवेक से, एक स्थिति ऐसी आई थी, बता देता हूं मैं क्या हुआ था। एक स्थिति ऐसी आई कि वहां पर राष्ट्रपति को अपने विवेक से कार्य करना पड़ा जब लोकसभा में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। क्या प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कब करेगा? जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने बोलना है कि जब लोकसभा में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। समझ में आ गया? मतलब बिखरा हुआ मैंडेट मिल गया, एक किसी गठबंधन को ढंग से क्या नहीं मिल रहा, मतलब तोड़ जोड़ करके सरकार बनाई जा रही है, तो वहां पर राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने विवेक का प्रयोग करेगा। ऐसी स्थिति में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। भारत में सर्वप्रथम 1979 में तत्कालीन राष्ट्रपति जो नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को, किसको? चौधरी चरण सिंह जी को इस प्रकार की वैवेकीय शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मोरारजी देसाई ने त्यागपत्र दे दिया। अब क्या करें भाई? तो चौधरी चरण सिंह जी पर भरोसा था राष्ट्रपति को, नीलम संजीव रेड्डी को, कि ये क्या कर सकते हैं? बहुमत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उनको आमंत्रित किया, चौधरी चरण सिंह जी को। और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में हमने क्या पढ़ा अभी? ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, यानी कि सत्र बैठा ही नहीं। क्या नहीं बैठा? सत्र बैठा ही नहीं। कितने दिन रहे चौधरी चरण सिंह जी? 170 दिन रहे और 6 तियां 18, 180 दिन के अंदर सत्र बैठना था, लेकिन नहीं किया इन्होंने संसद का सामना। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी ने। समझ में आ गया? ठीक है जी। जब बहुमत वाले दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता ना हो तो दो समान रूप से प्रभावशाली नेता हो, तब भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। 2 समान कद्दावर नेता हैं, इधर आपके अटल बिहारी वाजपेयी है, इधर आपके कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। किसको बुलाएंगे? दोनों बराबर, दोनों क्या बराबर के थे। एक जो थे उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। क्या निकाली थी? रथ यात्रा निकाली थी, संपूर्ण देश में प्रसिद्ध थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कम नहीं थे। उनको सुनने के लिए मतलब क्या भीड़ लगती थी भयंकर। समझ में आया? मतलब पंडाल ट्रैक्टरों में पैसे देके भर के नहीं लाए जाते थे, लोग खुद जाते थे उनको सुनने के लिए। क्या बोलेंगे आज वाजपेयी जी? फिर वो अपनी कविता के माध्यम से क्या करते थे? बताते थे पूरा। तो जब बहुमत वाले दल या दलीय गठबंधन में कोई निश्चित नेता ना हो या 2 समान रूप से प्रभावशाली नेता हो, तब भी अपने विवेक का प्रयोग करेगा राष्ट्रपति। या जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो,
जैसा क्या हुआ था 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद क्या हुआ, राजीव गांधी को बुलाना पड़ा, समझ में आया। या जब राष्ट्रपति लोकसभा भंग करके कुछ समय के लिए किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, क्या कर दे, जब राष्ट्रपति लोकसभा भंग करके कुछ समय के लिए किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे, अथवा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है आपकी सरकार पर, विपक्ष बोलता है। और अगर वो सिद्ध हो गया तो प्रधानमंत्री से ही संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री के बारे में मैंने कुछ पॉइंट बताए, ठीक है। अब है प्रधानमंत्री की पदावधि, कितनी होती है भाई प्रधानमंत्री की पदावधि। तो 75(2) में लिखा हुआ है कि मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, यही उपबंध प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। यानी प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। क्या करते हैं, मंत्रीगण तो करते ही है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, किंतु व्यवहारिक रूप से वह तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, जब तक उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा में विश्वास का प्राप्त करने का मतलब होता है कि चाहे वो गठबंधन हो चाहे वो एक पार्टी हो, उसके पास अगर 50% लोकसभा की समस्त सदस्य संख्या के 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 निकालो जरा, 543 का आधा और उसमें एक जोड़ दो, कितना, 272। 272 लोग जब तक हैं तब तक प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। जिस दिन 271 हो गए, 270 हो गए, समझ लो क्या, अरे देखो भाई एक बार चेक करो कितना होता है, 543/2 + 1 कितना हो रहा है, 272 हो रहा है। तो देख लो भाई 272 लोग तैयार करो, बन जाओ, है ना। क्या बनोगे, डीएम बनोगे, सीएम बनोगे या पीएम बनोगे, क्या बनोगे, आप डीएम बनना चाहते हो, सीएम बनना चाहते हो या पीएम बनना चाहते हो। देखो ना मैंने 3 ऑप्शन दिए, तो 3 ऑप्शन में से आंसर दे दो। ऐसे बोलो ना हम राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं, फिलहाल डीएम बनो, चलो आगे बढ़ो। हाँ जी, व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता, राष्ट्रपति उसको बर्खास्त नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री अपने पद ग्रहण करने की तिथि से लोकसभा के पुनः चुनाव के पश्चात मंत्री परिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है, कब तक बना रहता है भाई, तो इस लाइन को खास ध्यान देना। पुनः चुनाव के पश्चात मंत्री परिषद के गठन तक अपने पद पर बना रहता है। क्या रहता है, अपने पद पर बना रहता है, किंतु वह इसके पहले भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। प्रधानमंत्री कभी भी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के पास हो जाने पर उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो त्यागपत्र देना ही पड़ेगा, है ना। और यदि वह स्वयं त्यागपत्र न दें तो उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, त्यागपत्र देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो राष्ट्रपति उन्हें पदच्युत कर देगा। तो समझ में आ गया। प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य, प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य, संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, जिसका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो अधीनस्थ अधिकारी कौन है, मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः व्यवहारिक रूप से प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। फिर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, साथ में वो व्यवहारिक जरूर लगाएगा। क्या लगाएगा, व्यवहारिक रूप से भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी कौन होता है,
आंसर प्रधानमंत्री होता है। सैद्धांतिक रूप से कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सैद्धांतिक रूप से कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री के अधिकार कर्तव्य बता देता हूं। पद प्राप्ति के पश्चात मंत्री परिषद का गठन करना प्रधानमंत्री का प्रमुख कार्य होता है। जैसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं उनका तुरंत काम क्या होता है? मंत्री परिषद का गठन करना। वह मंत्री परिषद में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई हो। राष्ट्रपति अपने हिसाब से नहीं करेगा किसी को मंत्री नियुक्त। तो समझ में आ गया? जो प्रधानमंत्री ने जिनके नाम लिस्ट में लिखे हैं वही मंत्री बनेंगे, मंत्री परिषद में रहेंगे। मंत्री परिषद का गठन के पश्चात प्रधानमंत्री विभिन्न सदस्यों में विभागों का बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं? विभागों का बंटवारा मतलब तुम रक्षा मंत्री हो, तुम वित्त मंत्री हो, तुम क्या हो? गृह मंत्री हो, तुम विदेश मंत्री हो। यही तो होता है, विभागों का बंटवारा करते हैं जिससे मंत्रिमंडल का गठन होता है। मंत्रिमंडल का गठन वह स्वविवेक से करता है प्रधानमंत्री। उसे मंत्रिमंडल गठन के संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है। सारी जो वैवेकीय शक्ति उनके पास है। उसे विभागों में परिवर्तन का अधिकार भी होता है। मतलब अगर उनकी मर्जी आई तो 2-2.5 साल बाद वो आपका मंत्रालय चेंज कर सकते हैं या आपको मंत्रालय से बाहर भी कर सकते हैं। आपको बोलेंगे कि आप अब सामान्य सांसद हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, अब आप मंत्री नहीं हो। ठीक है, मंत्री क्या करो? मंत्री पद हम क्या कर रहे हैं? दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। नियुक्ति एवं पदच्युति दोनों मामलों में मंत्रीगण प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, अतः वह किसी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है और उसे पदच्युत करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो होते हैं उनके अगल बगल जो मंत्री होंगे वो तब तक मंत्री हैं जब तक प्रधानमंत्री के साथ क्या है उनकी ठीक ठाक है। जब तक वो कहना मान रहे हैं तब तक क्या है? मंत्री। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता तथा मंत्रिमंडल के सभी कार्यवाहियों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है ना। मंत्री परिषद मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल के सभी कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? आंसर प्रधानमंत्री करता है। समझ में आ गया? संसद देश तथा विदेश में शासन की नीति का प्रमुख तथा अधिकृत प्रवक्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संसद के अंदर, देश के अंदर, विदेश में शासन की नीति का प्रमुख और अधिकृत प्रवक्ता किसे माना जाता है? आंसर कौन होता है? माना क्या जाता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है जिससे कि समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। इस उद्देश्य से उसके द्वारा विभिन्न विभागों को निर्देश दिए जा सकते हैं। मंत्रियों के विभागों तथा कार्यों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? कार्यों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। वही ये मेंस का क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने बोला कि प्रधानमंत्री के अधिकार और कार्य, क्या बोला? तो ये आपके 16 नंबर का हो गया। सुनने में थोड़ा बोरिंग होता है। भाषा को मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपकी पकड़ मजबूत हो। आप बार बार सुनिए उसको, आपका काम आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किताब में बार बार नहीं पढ़ा जाता। श्रवण ज्ञान का मतलब समझ रहे हैं? सुन सुन को क्या, हाँ, समझ में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय प्रधानमंत्री का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथ में ना हो, फिर भी अंतिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। विदेश मंत्री तो आपको पता है एस जयशंकर है, लेकिन जो विदेश नीति है उस पर किसका प्रभाव दिखता है? प्रधानमंत्री का दिखता है। नीतियां चेंज नहीं होती हैं जल्दी से। बहुत लंबे समय तक जेल नेहरू की मतलब विदेश नीति पर किसका प्रभाव रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रभाव रहा। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी के समय में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की भारत यात्रा भी देखी। क्या देखी? फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात की भारत यात्रा भी देखी। हमने रूस के साथ बड़े मित्रवत संबंध देखे और अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं देखे। लेकिन कुछ चीजें चेंज हुई हैं। क्या हुई हैं? कुछ चीजें चेंज हुई है। ठीक है, पड़ोसियों को बड़ा महत्व दिया गया है। हालांकि पड़ोसी भी क्या करते हैं कि फिर अब क्या करते हैं? अलग अलग कार्ड चलते हैं, है ना। क्योंकि एक दूसरा जो शक्तिशाली देश है उसका कार्ड चला जाता है कई बार। जैसे चाइना कार्ड चल दिया। चाइना कार्ड समझते हो? चाइना कार्ड, चलो मैं विदेश नीति में समझा दूंगा आपको क्या होता है।
फिलहाल विदेश नीति का निर्धारण कौन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यह महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श में भाग लेता है। आपने देखे होंगे जितने भी सम्मेलन होते हैं अधिकतर कौन दिखते हैं आपको, भारतीय प्रधानमंत्री दिखते हैं। जो इंटरनेशनल जो सम्मेलन होते हैं वहां पर कौन जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, है ना। यूएनओ में भी कौन जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे किसी समय में, हिंदी में भाषण दिया उन्होंने, किसमें, हिंदी में दिया, है ना। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, तो प्रधानमंत्री की मृत्यु, त्यागपत्र और पदच्युति के पश्चात मंत्री परिषद का भी क्या होता है, विघटन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाता है। किसका, मंत्री परिषद का। प्रधानमंत्री नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि भारत सरकार का थिंक टैंक है, नीति आयोग, जिसको हम पहले क्या बोलते थे, योजना आयोग। योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया, नीति आयोग ने ले लिया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय विकास परिषद का कौन होता है, आंसर प्रधानमंत्री होता है। जब हम योजना आयोग पढ़ते थे ना पहले, तो हम बोलते थे योजना आयोग का कार्य क्या है, तो योजना का निर्माण करना। मगर योजना पर अंतिम मोहर जो लगती थी वो किसकी लगती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की लगती थी। यानी जब राष्ट्रीय विकास परिषद ने मोहर लगा दी, ओके हो गया, तब माना जाता था कि हाँ योजना आयोग द्वारा जो योजना बनाई गई है वो क्या हो गई है, ओके हो गई है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। इंटरस्टेट काउंसिल, अंतरराज्यिक परिषद का प्रधान कौन होता है, हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल बता दो मुझे, आर्टिकल 263 चेक करो, आर्टिकल 263। अरे स्टार्टिंग में देखो भाई, बेयर एक्ट में आर्टिकल 263 ना, मैंने कहा था 262 263 याद कर लेना भाई एक साथ। 263 इंटरस्टेट काउंसिल है, और 262 जो है वो क्या है, अंतरराज्यिक नदी दूनों के बीच में जो विवाद होता है उसके संबंध में दे रखा है उसमें। दोनों ही आर्टिकल आईएएस में पूछे जा चुके हैं, कृपया याद कर लें। कावेरी जल विवाद जब होता था उस समय बार बार आर्टिकल 262 पूछा जाता था। क्या पूछते थे। और इंटरस्टेट काउंसिल जब विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सोच विकसित की थी कि भाई साल भर में जितने भी विवाद होंगे राज्यों के बीच में, तो वो आपस में बैठ के उसके मुख्यमंत्री क्या करेंगे, उन विवादों को सुलझाएंगे। तो क्या बनाया था उन्होंने, क्षेत्रीय परिषदें बनाने का विचार दिया था। तो जो 1956 में भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोल रहा हूं मैं, जो बना 1956, उसी में एक धारा यह रखी गई थी कि 4 क्षेत्रीय परिषदें बनेंगी। फिर बाद में 5 क्षेत्रीय परिषदें बनी। कितनी बनी, 5 बनी। फिर एक पूर्वोत्तर परिषद भी बन गई। तो 6 जो क्षेत्रीय, 5 क्षेत्रीय परिषदें और पूर्वोत्तर परिषद ये काम कर रही थी। अब ये संवैधानिक नहीं थी, लेकिन क्या नहीं थी, संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का, रीजनल काउंसिल्स का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन इंटरस्टेट काउंसिल का आर्टिकल दे रखा था, आर्टिकल 263, लेकिन 263 गठित ही नहीं की गई। जब जब बोला गया भाई कि क्यों नहीं कर रहे हो, तो बोला गया क्षेत्रीय परिषदें काम कर रही हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है ना, कि नहीं होती है। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको होना चाहिए ना। तब जाकर 1989 या 90 के आसपास शायद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के समय में इंटरस्टेट काउंसिल बनी। तो इंटरस्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है भाई, प्रधानमंत्री होता है। सीएसआईआर का हेड कौन होता है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका हेड भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये आईएएस का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। इसको जल्दी से बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, परिषद बोलते हैं काउंसिल को, किसको, काउंसिल को, ठीक है। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद एवं राष्ट्रपति के मध्य संवाद की एक कड़ी बनाया गया है। आर्टिकल 78 के तहत संवाद की कड़ी मतलब मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य संवाद की कड़ी कौन है, आंसर प्रधानमंत्री है। किस आर्टिकल से, आर्टिकल 78 से। 78 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या,
संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। कौन? प्रधानमंत्री। आर्टिकल 78 में साफ साफ लिखा हुआ बेर एक्ट में, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगेगा वो प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी। कहां लिखा हुआ? आर्टिकल 78 के ख में। कहां लिखा हुआ? और किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। ये समझ में आया? ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा। तो जब आप बेर एक्ट पढ़ेंगे तो एक बार आर्टिकल 78 को ढंग से पढ़ लेना। चलो जी, इसी को आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच संवाद की कड़ी माना गया है, बनाया गया है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन या विधान विषयक संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को क्या करे? सूचित करे, संसूचित करे या सूचित करे। दूसरा, संघीय कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में या विधान के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई जानकारी उसे दे। आप जब बेर एक्ट को ढंग से पढ़ लोगे ना, सब लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत जी ने भी यहीं से उठाया है भाई। 90% 80% जो है यहीं से उठाया है। उसके बाद उसको आसान भाषा में क्या किया है? तो लक्ष्मीकांत में सीधे ना कूदें, या जो आप परीक्षावाणी पढ़ते हो उसमें सीधे ना कूदें। क्या करें? पहले बेर एक्ट को पढ़े। बेर एक्ट जब आप देखो पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक खाका पता चल जाएगा संविधान का खाका कैसा है। तब आप जब वहां पर पढ़ेंगे तब आपके ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक। राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर जो किसी ऐसे विषय को मंत्री परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है। इतना समझ में आ गया? ये पॉइंट आपने क्या करना है? आर्टिकल 78 को ढंग से करना है। अगर मैं यूपीएससी के लिए प्रश्न बना रहा होता तो मैं आर्टिकल 78 के तीनों पॉइंट पूछता, क्योंकि मुझे पता है कि जल्दी से समझ में नहीं आते। क्या नहीं आते हैं? आपने अपनी समझ विकसित करनी है। बार बार पढ़ने से आप क्या हो जाओगे? अभ्यस्त हो जाओगे प्रस्थापनाओं, विधान विषयक। इसमें हिंदी में भी इंग्लिश में भी बेर एक्ट में, इधर इंग्लिश में दे रखा, इधर हिंदी में दे रखा। ठीक है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। कौन? प्रधानमंत्री। वह कभी भी राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री। सरकार की नीतिगत घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा ही सभा के पटल पर की जाती है। जितनी भी नीतिगत घोषणाएं होंगी वो कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। समझ में आ गया? तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताना उप प्रधानमंत्री के संबंध में जो भी प्रावधान होंगे वो बताऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है।